दोस्तों, भारत में जमीन का मालिक असल में कौन है? कागज या कब्जा? दूसरा सवाल, आखिर घर महंगे क्यों हैं? कमी की वजह से या सिस्टम की वजह से? दोस्तों, ये दोनों सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे विषय पर भी दो सवाल आपसे है। दोस्तों, क्या आधी आबादी काम करे बिना भारत सुपर पावर बन सकता है? अगर जितनी महिलाएं अभी काम कर रही है, इससे ज्यादा महिलाएं काम करें तो क्या भारत की जीडीपी उड़ान भर सकती है? इसका भी जवाब हम आपको देंगे। पहले आते हैं लैंड रिफॉर्म पर। दोस्तों, भारत में अगर किसी एक व्यवस्था ने आम आदमी, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर तीनों को सबसे ज्यादा उलझन में डाला है या कहीं परेशान किया है, तो वो है जमीन का मालिकाना हक। जमीन का रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है आपको पता है। देश में जमीन से जुड़े नियम हर राज्य में अलग अलग है, हर जिले में अलग है और कई बार एक ही जिले की अलग अलग तहसीलों में भी अलग अलग नियम लागू होते हैं। कहीं खतौनी चलती है, कहीं पट्टा, कहीं सिर्फ रजिस्ट्री काफी मानी जाती है और कहीं सालों से किया गया कब्जा ही मालिकाना हक मान लिया जाता है। इस अव्यवस्था की वजह से भारत में घर बनाना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो जाता है और विदेशी या घरेलू निवेश लाना उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है। मतलब छोटे से लेकर बड़े तबके तक सब परेशान हैं। अगर अदालतों के आंकड़े देखें तो भारत में सबसे ज्यादा मुकदमे जमीन से जुड़े हुए हैं। नाली का विवाद, मेड़ का विवाद, कुछ फुट जमीन आगे पीछे होने का झगड़ा, चबूतरे पर कब्जा, खेत की मेड़ को लेकर लड़ाई, यही छोटे छोटे मामले दीवानी केस बनते हैं और फिर कई बार यही विवाद फौजदारी मामलों में बदल जाते हैं। गांव और कस्बों में जमीनों को लेकर होने वाले झगड़े आज भी हिंसा की बड़ी वजह है। सरकार अब मानती है कि अगर भारत को तेज आर्थिक विकास की ओर ले जाना है तो जमीन सुधार सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सुधार बन सकता है। इसी सोच के साथ सरकार ने दो बड़े हाई लेवल पैनल बनाए। एक पैनल की अगुवाई कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा, जिनका फोकस देश में बड़े स्तर पर वित्तीय और संरचनात्मक सुधारों पर है। दूसरा पैनल मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो ये देख रहा है कि राज्य स्तर पर कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, खास तौर पर जमीन और प्रशासन से जुड़े मामलों में। इन दोनों पैनलों का एक साझा उद्देश्य है, जीएसटी के बाद भारत के लिए अगला बड़ा सुधार कौन सा होगा। सरकार के भीतर इस समय सबसे गंभीर चर्चा लैंड रिफॉर्म को लेकर चल रही है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू की और दावा किया जा रहा है कि लगभग 95% लैंड रिकॉर्ड्स अब डिजिटल हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के जरिए उन लोगों को भी मालिकाना हक दिए गए जिनके पास पहले जमीन या मकान के कोई पक्के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। हर प्रॉपर्टी को आधार की तरह एक यूनिक पहचान नंबर दिया गया ताकि भविष्य में विवाद कम हो। लेकिन सरकार मानती है यह सुधार अभी अधूरा है। असली समस्या अब भी जमीन की कीमत तय करने के तरीके को लेकर है। आज रियल एस्टेट सेक्टर में जमीन की कीमतें किसी ठोस गणित या पारदर्शी नियम के आधार पर तय नहीं होती। कोई बिल्डर आज कह देता है कि जमीन 10,000 रुपए प्रति फुट है, कल वही जमीन 15,000 रुपए प्रति फुट हो जाती है। मांग और आपूर्ति का कोई साफ सिस्टम नहीं है, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। इसी वजह से कीमतें बेवजह बढ़ती है, घर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ता है। एक हालिया मैकेंजी रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत में हाउसिंग और कमर्शियल लैंड से जुड़े सुधार सही तरीके से लागू हो जाए तो जमीन और मकानों की कीमत करीब 25% तक कम हो सकती है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि घर सस्ते होंगे, इंडस्ट्री के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध होगी और निवेश अपने आप बढ़ेगा। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार जमीन राज्य का विषय है। केंद्र सरकार सीधे कानून नहीं बना सकती, बल्कि राज्यों को सुधार के लिए तैयार करना होगा। इसी वजह से टीवी सोमनाथ के नेतृत्व वाला पैनल राज्यों को सुझाव देने का काम कर रहा है ताकि वो अपने अपने स्तर पर लैंड रिफॉर्म लागू कर सके। अगर यह सुधार जमीन पर उतर गया तो माना जा रहा है कि जीएसटी के बाद यह भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार साबित होगा। इसी के साथ सरकार का फोकस
एक और बड़े मुद्दे पर है। दोस्तों, महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी। आज भारत में सिर्फ करीब 33% महिला ही कामकाजी आबादी का हिस्सा है, जबकि चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह आंकड़ा 55 से 60% से भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड पहले ही कह चुकी है कि अगर भारत में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंच जाए तो देश की जीडीपी में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में लंबे समय तक महिलाएं कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से वर्कफोर्स से बाहर रही है। सुरक्षा की चिंता, पारंपरिक सोच और घरेलू जिम्मेदारियों ने महिलाओं को घर तक सीमित रखा। लेकिन पिछले 2 से 3 दशकों में हालात बदले हैं। शहरों के साथ साथ गांव में भी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र और शिक्षिकाओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर दिए गए। जनधन योजना में 70% से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के नाम खुले और उनमें पैसा भी टिक रहा है। अब सरकार एनपीएस सखी जैसी नई पहल के जरिए महिलाओं को फाइनेंशियल सिस्टम का अहम हिस्सा बनाना चाहती है। मकसद यह है कि महिलाएं न सिर्फ खुद आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि दूसरों को भी वित्तीय सुरक्षा और निवेश के बारे में जागरूक करें। इसके बावजूद सरकार मानती है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, वर्क प्लेस सेफ्टी हो या महिलाओं की आर्थिक आजादी। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चाहे जमीन सुधार हो या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास। सरकार अब बड़े और गहरे रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ये सुधार सही नीयत और सही तरीके से लागू हो गए तो आने वाले सालों में भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।